नमस्कार, मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर से अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो दिल्ली शहर के बारे में है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंद्रप्रस्थ की स्थापना से लेकर के नई दिल्ली तक बनने की कहानी के बारे में। यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और इसके अंतर्गत से हमेशा एग्जामिनेशन में कई प्रकार के सवाल पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चलिए हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं और आपको समझाने और बतलाने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली जो पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, आखिर नई दिल्ली कैसे बनी और किन किन राजाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही और किस तरह से आज यह दिल्ली हमारे सामने है। जो नई दिल्ली है वो इसका स्वरूप किस तरह से बना और इसका विकास हुआ। तो चलिए सीधे हम लोग स्लाइड पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और फिगर आपको समझाने का और बतलाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर आ चुके हैं और स्क्रीन पर लगे इमेज में यह स्पष्ट रूप से आपको दिखलाई दे रहा होगा कि एक ऐसी कहानी हम आपको बतलाने जा रहे हैं जो आज के वर्तमान दिल्ली और महाभारत कालीन दिल्ली को एक साथ लाने का प्रयास है। किस तरह से महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ था वह आखिर वर्तमान में नई दिल्ली बना। तो इसी के सफर को आज हम लोग जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही साधारण तरीके से, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसको लेकर हम आपको समझाने और बतलाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इस इमेज में भी देख सकते हैं महाभारत और नई दिल्ली को मैंने साथ में दिखलाने का और बतलाने का प्रयास किया है। तो महाभारत कालीन दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो उसे हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे। अगर पौराणिक उल्लेख की बात करें तो महाभारत में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा गया है, जिसे पांडवों ने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद बसाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंद्रप्रस्थ को आखिर किसने बसाया, तो पांडवों ने बसाया था, है ना। और कुरु साम्राज्य का यह हिस्सा था। हस्तिनापुर, जिसे आधुनिक मेरठ, वर्तमान में हम हस्तिनापुर को मेरठ के नाम से जानते हैं, वही उस कुरु साम्राज्य की राजधानी थी। और जो इंद्रप्रस्थ था यह इसका एक प्रमुख नगर हुआ करता था। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो पुराना किला या के आसपास की खुदाई में महाभारत कालीन मृद भांड और अनेक प्रकार के अवशेष मिले हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि ये जो शहर था लगभग महाभारत कालीन है और लगभग एक प्रकार से आप कह सकते हो कि 800 से 900 ईसा पूर्व पहले के हैं। इसके अलावा जो इसका अगर हम अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें जो दिल्ली की या इंद्रप्रस्थ का है, तो खैबर पख्तूनवा, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में और हरियाणा में कुछ स्थानों में हमें ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें इन शिलालेखों में आप कह सकते हो इंद्रप्रस्थ शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा हम लोग आते हैं तोमर वंश के ऊपर, है ना। बीच में हमें इंद्रप्रस्थ या दिल्ली का कहीं ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि बीच में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई और जिसका शक्ति का जो मुख्य केंद्र रहा पूरे भारत का वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर गया। फिर बाद में हर्षवर्धन के शासनकाल में वह शिफ्ट किया आपका कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में। तो दिल्ली कहीं ना कहीं शक्ति के केंद्र से दूर रहा। लेकिन जब तोमर वंश की स्थापना हुई 8वीं से 12वीं शताब्दी में, तो एक बार फिर आप कह सकते हो दिल्ली का परचम लहरा और अनंगपाल तोमर ने दिल्ली यानी वर्तमान ढिल्लिका की स्थापना की। यहाँ पे मिसप्रिंट है, अब ध्यान रखिएगा, स्थापना की, है ना। लाल कोट की अगर हम लोग बात करें, जिसे आधुनिक
किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इसका अनंगपाल ने ही निर्माण कर यही लालकोट ढिल्लिका के नाम से जानी गई का निर्माण करवाया, जो दिल्ली का पहला प्रमुख किला था। इसके अलावा अनंगताल बावड़ी ये भी महरौली में ही है, और योगमाया मंदिर महरौली में, इसका निर्माण अनंगपाल तोमर के द्वारा कराया गया। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद लौह स्तंभ, जो आज वर्तमान में भी आप देख सकते हैं, कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ स्थापित कराया गया था, है ना। इसे महरौली स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। आगे चौहान वंश जब सत्ता में आई, तोमरों के बाद तोमर को प्रतिस्थापित करके वहां पे जो सत्ता में आया वो चौहान वंश था, और प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान ने 1178 से 1192 ईस्वी के मध्य शासन किया, और इसने उसी जो लालकोट था, लालकोट का ही विस्तार किया और किला राय पिथौरा बनवाया, जो दिल्ली की सुरक्षा प्रणाली थी उस वक्त। तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से पराजय के बाद दिल्ली पर मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई, और यहां से कह सकते हो कि दिल्ली के विस्तार की शुरुआत हुई। आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की और एक शहर लालकोट की स्थापना की, जो प्राचीन ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था। आगे चल के हम देखेंगे कई मुस्लिम शासकों ने जो अलग अलग समय पे दिल्ली के अलग अलग शहरों का, दिल्ली के अंदर अलग अलग शहरों का निर्माण किया, और उन्हीं शहरों को आज मिला करके सम्मिलित रूप से दिल्ली कहा जाता है। तो दिल्ली के 7 महत्वपूर्ण शहर, यानी 7 बार इसका अलग अलग समय में निर्माण किया गया। अगर प्रथम शहर की बात करें तो वह लालकोट, जिसे अनंगपाल तोमर ने बनाया, और जिसका विस्तार किला राय पिथौरा के रूप में पृथ्वीराज चौहान ने किया। दूसरा शहर का अगर बात करें तो वो सिरी फोर्ट है, सिरी का किला है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने विकसित किया। तीसरे शहर की बात करें तो तुगलकाबाद है, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने विकसित किया। चौथा शहर जहां पनाह है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने विकसित किया या मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया। पांचवें शहर की अगर बात करें तो वो फिरोजाबाद है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और छठे शहर की अगर बात करें तो दीन पनाह या पुराना किला है, और हुमायूं और शेर शाह सूरी ने इसे सींचा, ऐसा कह सकते हो। इसे दीन पनाह को बसाने का श्रेय हुमायूं को जाता है, लेकिन हुमायूं चूंकि ज्यादा समय तक वहां शासन नहीं कर सका, तो उसे एक प्रकार से कह सकते हो खूबसूरती प्रदान करने का कार्य शेर शाह सूरी ने किया, और इसका 7वां शहर शाहजहानाबाद के रूप में शाहजहां के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये दिल्ली के 7 महत्वपूर्ण शहर अलग अलग समय में स्थापित किए गए, और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये 7 शहर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग इन 7 शहर की स्थापना किस शासक के काल में हुआ है, इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस इमेज में यह दिखलाने का प्रयास किया है कि किस तरह से मुस्लिम शासकों ने दिल्ली को बसाया है। दिल्ली का इसमें आप देख सकते हो, यहाँ साइड में कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है, ये आपका अलाई दरवाजा जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने निर्मित कराया। तो कुल मिला के दिल्ली के शहर की स्थापना को दिखलाने के लिए मैंने इस इमेज का सहारा लिया है। आप देख सकते हो इसे बसाने में कहीं ना कहीं मुस्लिम शासकों का बड़ा योगदान रहा है। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि इसके शासन काल में कोई बड़ी उपलब्धि दिल्ली शहर को लेकर के तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी इमारतों का निर्माण गुलाम वंश ने किया जिसने दिल्ली को अलग प्रकार का पहचान दिया। इसमें हम लोग देख सकते हैं कुतुब मीनार का निर्माण, है ना, वो अपने समय में विश्व की सबसे ऊंची ईंटों वाली मीनार हुआ करती थी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई, जो दिल्ली का पहला जामा मस्जिद बना, और लाल कोट, जिसे कि अनंगपाल ने बसाया था, को फिर से तोड़ करके मुस्लिम शैली में इसे पुनर्निर्मित कर दिया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान रहा, यानी दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जरूर योगदान दिया है।
आगे खिलजी वंश की अगर बात करें तो खिलजियों ने, खासकर अलाउद्दीन खिलजी का हम नाम लेना चाहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरीगढ़ का निर्माण किया और यहां से दिल्ली का विस्तार शुरू हुआ। इसका योगदान क्या था? तो सिरी किला को बनवाया, जो दिल्ली का आज दूसरा शहर है। ये कहाँ पे है? तो आज वर्तमान में शाहपुर और सिरी फोर्ट का क्षेत्र आप देख सकते हो। शहर को सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। जो सिरी फोर्ट था वो बेसिकली एक सैनिक छावनी हुआ करती थी। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत किला का भी निर्माण कराया था, क्योंकि मंगोलों के लगातार यहाँ पे आक्रमण हो रहे थे दिल्ली में, और दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए सिरी फोर्ट का निर्माण किया गया, एक मजबूत किला का निर्माण किया गया, ताकि मंगोल सीधे दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। इसके बाद हम बात करेंगे तुगलक वंश के कुछ शासकों की, जिसने 4 अलग अलग शहरों का यहाँ पे निर्माण किया अलग अलग शासकों के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला बनाया, जो दिल्ली का तीसरा शहर था। आज इसे तुगलकाबाद फोर्ट के नाम से हम जानते हैं। अगला हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक का, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चौथा शहर जहांपनाह को बसाया, और आज यह बेगमपुर और साकेत के क्षेत्र में इसकी मौजूदगी आज भी देखी जा सकती है। आदिलाबाद का किला उसने बताया, जो छोटा तुगलकाबाद के नाम से जाना गया इतिहास में। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने दिल्ली का 5वां महत्वपूर्ण शहर फिरोज शाह कोटला को बसाया, है ना। इसे आज कोटला फिरोज शाह क्रिकेट स्टेडियम वाला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसको बनवाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। हौज खास की बात करें, यहाँ पे हौज खास बेसिकली खास हौज एक अपने आप में जलाशय है, तो यह एक जलाशय है, इसे फिरोज शाह ने बनवाया, और साथ में फिरोज शाह का मदरसा भी इसने बनवाया है। इसके अलावा इसने दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए फिरोज शाह कोटला में अशोक के स्तंभों को स्थापित कराया, और इसे उसने अंबाला और मेरठ से, है ना, अंबाला स्थित टोपरा से और मेरठ से दिल्ली में ला करके स्थापित किया। तो ये कहानी है दिल्ली के विकसित होने की, दिल्ली को विस्तार देने की। तो इसमें अलग अलग सल्तनत कालीन शासकों ने जरूर योगदान दिया है। आगे हम लोग अब बात करते हैं इसके छठे शहर की। तो दिल्ली का जो छठा शहर है उसे किसके द्वारा बसाया गया? तो याद रखना, इसे दीन पनाह के नाम से हुमायूं के द्वारा बसाया गया। हालांकि हुमायूं बहुत लंबे समय तक भारत में शासन करने में नाकामयाब रहा, और 1340 ईस्वी में वह शेर शाह सूरी के हाथों पराजित हो गया, और उसके बाद लगभग 1555 ईस्वी तक वह भारत से बाहर रहा। तो 1540 से 1554-55 ईस्वी तक वो बाहर रहा, और इस बीच भारत में सूरवंश का शासन रहा। तो स्वाभाविक सी बात है, दीन पनाह को चूंकि स्थापित तो जरूर इसे हुमायूं ने किया, लेकिन इसे सींचने का कार्य, इसे खूबसूरत बनाने का कार्य शेर शाह सूरी और इसके वंशजों के द्वारा किया गया, है ना। पुराना किला जिसे दीन पनाह का पुनर्निर्माण इसने करवाया शेर शाह सूरी ने, जिसे शेरगढ़ नाम दिया गया। यही दिल्ली का छठा शहर हुआ। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रांड ट्रंक रोड का उसने विस्तार किया, जो दिल्ली से होकर गुजरती थी। आगे हम लोग शाहजहां के काल की बात करें, मुगलों की अगर हम लोग बात करें, तो मुगलों में अगर बात करें बाबर की, तो बाबर को तो ज्यादा समय मिला नहीं, है ना। वो तो युद्ध लड़ता ही रह गया, 4 साल तक ही भारत में रह पाया, शासन किया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं को भी बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिला भारत में, खासकर दिल्ली में कुछ करने का। और अकबर की अगर बात करें, तो अकबर ने आगरा में और आगरा के नजदीक उसने ज्यादातर अपने कार्य किए, और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उसका भी, अकबर का भी बहुत ज्यादा ध्यान दिल्ली के ऊपर नहीं रहा। तब उसके बाद फिर जहांगीर ने भी अपना जो संपूर्ण शासन किया है वो आगरा से ही, आगरा फोर्ट से ही किया है। और उसके बाद शाहजहां जब सत्ता में आए, तो शाहजहां ने दिल्ली को पुनर्रूप से कह सकते हो 7वें शहर के रूप में दिल्ली का शाहजहानाबाद शाहजहां ने बसाया। कब? 1648 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी शाहजहानाबाद के अंतर्गत उसने लाल किला बनवाया, जो मुगल साम्राज्य का प्रतीक था। जामा मस्जिद बनाया,
भारत की पहली बड़ी मस्जिद थी और चांदनी चौक बनाया। यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक में जाना चाहते हैं कि चूंकि दिल्ली सल्तनत के दौरान हम देख रहे थे कि दिल्ली ही राजधानी हुआ करती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली से राजधानी आगरा शिफ्ट कर गई? तो यह कारनामा किया था लोधी वंश के शासकों ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया और भारत की राजधानी को आगरा, उस समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी को आगरा शिफ्ट कर दिया था। और उसके बाद जितने भी शासक हुए सब ने, एक प्रकार से कह सकते हो हुमायूं तक के या बाबर तक ने, वो आगरा से ही शासन देश को करता रहा। हालांकि हुमायूं ने थोड़ा सा प्रयास किया और दीन पनाह नामक एक शहर बसाया और या कह सकते हो पुराना किला का निर्माण करवाया और वहां से शासन किया। और उसके बाद फिर शाहजहां ने ही दिल्ली शहर को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये तो बात हो गई मुस्लिम शासकों की, जिसने कि दिल्ली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश काल में। दिल्ली आज जो वर्तमान दिल्ली है, तो उसे कहीं ना कहीं बसाने का, विकसित करने का श्रेय ऑफ कोर्स हम लोगों को ब्रिटिशर्स को देना चाहिए, है ना। तो ब्रिटिश लोगों ने ही आज वर्तमान दिल्ली का स्वरूप गढ़ा है। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। एक्चुअली द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें जनरल लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया गया। मुगल सत्ता सिर्फ नाम मात्र की रह गई और इस तरह से ब्रिटेन का, या कह सकते हो ब्रिटिश शासक का भारत में पूरी तरह से कब्जा हो गया। ब्रिटिशर्स का दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। 1857 के विद्रोह की अगर बात करें तो इसके बाद दिल्ली की स्थिति कैसी रही? तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया और लाल किला ब्रिटिश सेना के अधीन हो गया और यहां से औपचारिक रूप से आप कह सकते हो दिल्ली पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। यहाँ पे बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए देखा जा सकता है। भारतीय सैनिकों ने, जो ब्रिटिश सैनिक ही थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, संघर्ष को अंजाम दिया था। अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली के विकास की। तो 1911 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, जब दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में घोषित किया गया। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित की। कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरण करने का निर्णय रणनीतिक और प्रशासनिक कार्यों से लिया गया, प्रशासनिक कारणों से लिया गया। नई दिल्ली शहर की योजना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज जो वर्तमान दिल्ली है वो इसी योजना का परिणाम है, नई दिल्ली की योजना। इसे किसके द्वारा बनाया गया? तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्हीं दोनों के मार्गनिर्देशन में दिल्ली शहर या नई दिल्ली को स्थापित किया गया। नई दिल्ली का नियोजन और निर्माण की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे इन दोनों ने मिलकर के दिल्ली शहर को बसाया, दिल्ली शहर को एक स्वरूप प्रदान किया। आज जो वर्तमान आप नई दिल्ली देख रहे हैं, उसे बसाने में इन्हीं दोनों व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक तो लुटियंस है और दूसरा हर्बर्ट बेकर है। इन दोनों लोगों ने दिल्ली को नए सिरे से बसाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने कौन कौन से भवन की डिजाइन की, इसको एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। तो नई दिल्ली में बने प्रमुख भवन और उसके वास्तुकार, तो सबसे पहला है राष्ट्रपति भवन, जिसे वाइसराय हाउस कहते हैं, सर एडविन लुटियन ने इसे बसाया। संसद भवन, सेंट्रल सचिवालय, इसका डिजाइन भी सर एडविन लुटियन और साथ में सर हर्बर्ट बेकर ने मिलकर के किया। इंडिया गेट
ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंडिया गेट की जो स्थापना नींव पड़ी थी वो इसीलिए पड़ी थी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी भारतीय सैनिक मारे गए थे उनका नाम वहां पे लिखा हुआ है। उसे प्रेजेंट करने के लिए ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल बनाया गया था, जो आज वर्तमान में इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। सर एडविन लुटियन ने इसकी भी डिजाइन तैयार की थी। नॉर्थ ब्लॉक की बात करें और साउथ ब्लॉक जो आज सचिवालय भवन है, इसका डिजाइन सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन बनाया है। कैनॉट प्लेस की अगर बात करें, ये एक व्यापारिक केंद्र है और रॉबर्ट रसेल ने इसकी डिजाइन बनाई, जो लुटियन बेकर टीम का ही हिस्सा था। ये सभी महत्वपूर्ण जो भवन है, जो नई दिल्ली का आज वर्तमान नई दिल्ली का हिस्सा है, इसे बनाने का श्रेय इन्हीं लुटियन और हर्बर्ट बेकर को जाता है। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को जाता है। तो आप चूंकि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, है ना। जैसे कि इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, कैनॉट प्लेस का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया। तो इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में आते रहे और आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो उम्मीद है यह टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही कम समय में मैंने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने का। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा, तो आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।